हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 5 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। आज के लेक्चर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के, जो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस डेली बेसिस पर जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, उन पूरे लेक्चर्स को आपको देखना है और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, राइट। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए और रेगुलरली बने रहिए, क्योंकि यहां पर जितने भी टॉपिक्स मैं आपके कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये चीज मैं गारंटी के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक्स अपन कवर करते हैं वो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही कवर करते हैं, इसलिए सिविल सर्विसेज में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, राइट। और इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं। मैंने जो भी अपने स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज 2020 का जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उससे एक साल पहले जो भी चीज मैंने कवर कराई थी स्टूडेंट्स को, वो पूरी चीजों से ही रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आए हैं। और अगर अपन स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो आप यूपीपीसीएस 2020 का भी प्रूफ देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी बकायदा, कि जो एक साल में मैंने पूरी चीज कवर कराई थी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। बकायदा प्रूफ देखिए, प्रूफ देखने के बाद रेगुलरली बने रहिए, रेगुलरली आपको जो है वो तैयारी करनी है, जो भी मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। 100% गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा मंथली पीडीएफ पेड पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत ही कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स जो आप देखते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं। वीकली आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ आपको मिलती है जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड होती है। ये आपके रिवीजन पर्पज के लिए होती है। फिर आपको मंथली मैगजीन मिल जाती है। और इतना ही नहीं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इतना सब कुछ जो कि आपको सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मिलता है। आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर ज्वाइन करने की पूरी डिटेल दी हुई है, पेमेंट ऑप्शंस वगैरह पूरे लिखे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और आप चाहें तो इसका सैंपल वीडियो भी देख सकते हैं। सैंपल वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, राइट। और सैंपल वीडियो में आपको पता लग जाएगी कि किस तरीके के मटेरियल आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो हाईली बेनिफिशियल या पैकेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आप 2021 सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या स्टेट सिविल सर्विसेज की 2021 के लिए, तो एनसीईआरटी का एक बैच चल रहा है, सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज बैच। डेफिनेटली ज्वाइन करो, उससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी फीस भी बहुत कम है, मिनिमम 300 रुपीज उसकी फीस है और ये 3 महीने की टोटल फीस है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। और वो बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, राइट। अगर आप 2021 में अपीयर हो रहे हैं तो। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये मेरा नंबर है 9713282838, नंबर सेव कर लीजिए। ध्यान रहे, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है। और आपको अगर कोई भी कुछ भी चीज मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए या टेलीग्राम कर दीजिए, राइट। और या फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको पेड पैकेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज आपको पूछनी है तो आप डेफिनेटली अपना मैसेज जो है वो दीजिएगा और मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए, अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो कहां पर ये लोकेटेड है? सुमदोरोंग चू। तो आप देख सकते हैं ये भूटान की टेरिटरी दिखाई दे रही है और ये हमारी अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी। आप यहां पर देखिए ऊपर साइड हम लोग को यहां पर सुमदोरोंग चू का एरिया दिखाई देता है। तिब्बत के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। एक्चुअली में अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले भी अपन ने चर्चा करी हुई है कि यहीं पर ही ऊपर वाले एरिया पर चाइना एक रेलवे लाइन भी कंस्ट्रक्ट करने वाला है, ब्रह्मपुत्र नदी पे डैम कंस्ट्रक्ट करने वाला है। तो ये सब जो इश्यूज हमने पिछले हफ्तों में देखे हैं, राइट। ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 2-1 हफ्ते ही हुए जो इन सब पूरे मुद्दों के बारे में बात करी कि इस क्षेत्र पर चाइना अपनी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो इसी चीज पर चर्चा हो रही थी और उसी बीच हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया। आपको मोटिवेट करने के लिए बता दूं, राइट, क्योंकि वो भी आज की डेट में जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूपीएससी क्वालिफाइड है। ये फॉरेन सर्विसेज उन्होंने ऑप्ट किया था, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, राइट। आज की डेट में मिनिस्टर के पद पर है, तो कल को आप भी यूपीएससी क्वालिफाई करके मिनिस्टर भी बन सकते हैं, राइट। तो देखिए, उन्होंने इसी चीज के बारे में बात करी और जब ये चर्चा कर रहे थे चाइना की इन सब पॉलिसीज के बारे में, तो उस समय बात हुई सुमदोरोंग चू के बारे में। तो ये सुमदोरोंग चू क्या है
तो ये मैंने आपको लोकेशन इसकी बता दी। ये लोकेशन क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो 1986-87 में यहाँ पर एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला था, राइट। यानी कि इंडिया और चाइना की जो ट्रूप्स थे वो आमने सामने आ गए थे इसी क्षेत्र पर, सुमदोरंग चू वैली पर, जो कि बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, तिब्बत के साथ, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। और ये पहला मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन था, यानी कि पहला इस प्रकार का स्टैंड ऑफ था 1962 के युद्ध के बाद। जब 1962 का जो युद्ध हुआ था इंडो चाइना, तो उसके बाद ये पहला इस प्रकार का इशू हम लोग को नजर आया था। तो इसलिए थोड़ी सी आप लोकेशन याद रखिएगा, इस प्रकार की चीजें भी अक्सर पूछ ली जाती है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एट प्रेजेंट हम लोग को किसान का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी महीने से ये प्रोटेस्ट विद्रोह हम लोग को सामने नजर आ रहा है किसानों का। तो हम लोग इस पूरे विद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में मुद्दा क्या है, इसको समझेंगे, प्लस साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस पूरे मुद्दे को टैकल करने के लिए, राइट। तो सबसे पहली चीज तो सितंबर के महीने में 3 कानून पास हुए थे और इन 3 कानूनों का ही विद्रोह किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो कौन से ये 3 कानून हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा और कृषि सेवा अध्यादेश 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। तो ये 3 बेसिकली कानून हैं जिन कानून का विद्रोह किया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो 3 कानून, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इन 3 कानून का विद्रोह हो रहा है। अब ऐसा क्या है इन 3 कानून में और किस प्रकार की इनसिक्योरिटी किसान को हो रही है, तो उसको आसानी से समझते हैं इजी तरीके से। तो देखो, किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 कानून है, इन 3 कानून के बाद, यानी कि अब ये 3 कानून पास हो चुके हैं, अब किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि इंश्योर किया जाता है कि किसान को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एक मिनिमम अमाउंट कि यार क्रॉप जो है वो अगर बिकते हैं तो उसमें इतनी प्राइस तो किसानों को एनी हाउ मिलेगी मिलेगी। अब किसानों को लग रहा है कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो क्लॉज था वो अब खत्म हो गया है, तो इस चीज की इनसिक्योरिटी है। तो कुल मिलाकर इनकम की इनसिक्योरिटी है, उनके लाइवलीहुड की इनसिक्योरिटी है। दूसरी बात, यहां पर सरकार ने क्या किया इन कानून के अंदर कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया है, राइट। कि अब से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अब आ सकेंगे, वो क्या करेंगे, किसानों के साथ डील करेंगे, राइट। और किसान जो है वो उनको फिर प्राइवेट कंपनीज वगैरह को अपने प्रोड्यूस जो है वो सेल आउट करेंगे और एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। जैसे कि जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, तो उस समय हम लोग को इसी प्रकार का इशू देखने को मिलता था। याद करो, आपने अगर हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो आपने ये सब चीजें भी पढ़ी होगी कि किसानों को जो है वो एडवांसेस दे दिए जाते थे, किसान जो है वो उस एडवांस पर अपनी सीड्स वगैरह और अपने खेत की देखभाल किया करते थे, अपने फार्म की देखभाल किया करते थे। और फिर जब वो मतलब क्रॉप हार्वेस्टिंग जब होती थी, जब प्रोड्यूस निकलता था, तब उसके बाद वो पूरे क्रॉप जो है जिसने उनको एडवांस दिया होता था, वो पूरे क्रॉप उनके पास चले जाते थे और पहले ही पूरा प्राइस जो है वो सेट कर दिया जाता था। बट एक्चुअल में किसानों को काफी कम प्राइस मिलता था, जिसके चलते किसान जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने जीवन भी जो है वो नहीं निकाल पाते थे, यानी कि जो डेली बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उनको फिर लोन्स वगैरह लेना पड़ता। तो यही चीज, यही इशू किसान सोच रहे हैं कि आज की डेट में अब उनको फेस करना पड़ सकता है। वो फिर से उसी पर्टिकुलर मनी लेंडिंग के जाल में फंस सकते हैं, राइट। यानी कि ब्याज पे पैसा उठाने के जाल में फिर से फंस सकते हैं अब, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और जब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, और आप जानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर का काम क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर का काम प्रॉफिट मेकिंग का होता है। वो तो यही चाहते हैं कि जहां से भी उनको माल मिले वो सस्ते में मिले, जिससे कि वो महंगे में माल को बेच सकें। समझ पा रहे हो बातों को? ये इशू है। और दूसरी बात, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। इस चीज को भी इंश्योर नहीं किया इन कानूनों के अंदर, यानी कि कानून के अंदर ये चीज भी मेंशन नहीं है कि जो भी किसान अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ, प्राइवेट प्लेयर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी लीगलाइज तरीके से नहीं होने वाला है, राइट। तो इससे क्या होगा कि कल को अगर किसी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कुछ फ्लॉज निकल जाए, जो कंपनी ने जो बोला था कि किसानों को इतना पैसा मिलेगा, वो कंपनी देने से मना कर दे, फिर किसान प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको जो मैंने भी आपको समझाया उसको थ्योरी में भी एक बार बता देता हूं, जिससे कि और क्लियर आपके माइंड में पूरी चीज हो जाए। इन 3 कानून के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है।
7 अगस्त 2020 के लेक्चर में आप जाइए, 23 मिनट 54 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, उस पर लिखिएगा 7 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना यही होगा, 7 अगस्त का वीडियो। इस वीडियो के 23 मिनट 54 सेकंड पे आप चले आना। आपको ये तीनों ऑर्डिनेंस उस समय आए थे, तो तीनों बिल्स मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको पूरा पता लग जाएगा कि इन 3 ऑर्डिनेंस में क्या क्या चीजें थी। तो इनको एक बार बस देख लेना आप। बाकी मेन मुद्दा क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस पूरे मुद्दे को एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। तो 3 कानून पास हुए थे सितंबर में, जैसा मैंने भी आपको बताया था। 3 कानून का मकसद ये था, एम ये था कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर से सरकार डीरेगुलेट करेगी, राइट। यानी कि सरकार नियंत्रण नहीं रखेगी हमारे भारत के विशाल कृषि क्षेत्र से, यानी कि क्षेत्र के ऊपर जो नियंत्रण रखती है ना सरकार, वो नहीं रखेगी। अब देखिए, सरकार की अगर अपन बात करें तो सरकार कह रही है कि इन कानून से किसानों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, क्या कहा सरकार ने? तो सरकार ने कहा कि किसान जो बिचौलिया होता है, मिडिलमैन जो होता है, उसके चक्कर से छूट जाएंगे। किसान जो है वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को सेल आउट कर सकेंगे। अभी तक क्या हुआ करता था, हम लोग को देखने को मिलता था कि किसान जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स पे अपने प्रोड्यूस को, अपने क्रॉप्स को सेल कर सकते थे। जैसे कि अपन मंडी बोलते हैं ना, तो किसान मंडी में आकर अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते थे। बट अब बताया जा रहा है कि किसान जो है वो मंडी वगैरह को बाईपास करके, मंडी के चक्कर में ना पड़ के, अब वो डायरेक्टली जिसको भी चाहे उसको अपने क्रॉप्स को बेच सकेंगे। तो ये चीज हुई। दूसरी बात, अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ, जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं इस प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर, राइट। जिसमें किसान जो है वो इवन अपने जिस क्षेत्र पे, जिस राज्य पे किसान है, अपने राज्य के बाहर भी जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जिसके बारे में भी आपको बताया था कि जिससे और इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को जो है वो थोड़ा सा डर है, चिंता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में किसान जो है वो सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे और किसान का लॉस होने लगेगा। और प्राइवेट कंपनीज, ये बड़े बड़े जो हम लोग को एंटरप्रेन्योर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ये किसानों को फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो ये सब चिंताएं, ये सब डर किसानों में है, राइट। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि काफी सारे किसान को चिंता और डर ये इसी बात का है कि ये जो कानून है, जितना उनको फायदा नहीं दे रहा उससे कई ज्यादा इनको नुकसान दे रहा है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और मेन बेनिफिशियरी जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है वो होंगे एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशंस, यानी कि जिसका मेन फायदा होगा वो एग्रीकल्चरल कंपनीज वगैरह का होगा, एंटरप्रेन्योर्स का होगा, और किसानों का नहीं होगा। तो ये चिंता है किसानों के बीच में। इसके अलावा और हमारे कंट्री का कानून जो ये अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ये और क्या कहता है, तो नए कानून के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि अब से ट्रेडर्स जो है वो जमाखोरी कर सकेंगे। जैसे ये आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो फूड प्रोड्यूस वगैरह जो होते हैं, तो उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता। एक लिमिट सेट की जाती है कि एक लिमिट तक जो है वो आप अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, जमाखोरी नहीं कर सकते, क्योंकि जमाखोरी होती है तो उसमें क्या होता है, प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट करते हैं। बट इस कानून के अंदर अलाउ कर दिया गया कि ट्रेडर जो है वो अपने पास जो है वो सामान जमा करके रख सकते हैं, राइट। यानी कि मार्केट में बिना रिलीज के अपने पास मतलब उसको स्टॉक को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि कल को अगर प्राइस वगैरह अगर बढ़ रही है या फिर किसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज की रेट में जो क्रॉप्स है उनकी प्राइस उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, उन क्रॉप को रख देंगे, राइट, स्टॉक करके, जिससे कि कल को अगर प्राइस जैसे ही राइज होगी तो वो स्टॉक को निकाल देंगे, मार्केट में रिलीज कर देंगे, जिससे कि अच्छा बेनिफिट जो है वो उनको मिल सके। बट प्रॉब्लम यही है, किसानों को ये लग रहा है कि यार ये सब स्टॉक करने की जो चीजें हैं, ये तो उसका फायदा तो प्रॉपर तरीके से कंपनीज को होगा, ना कि किसानों को। किसान थोड़ा ना स्टॉक कर रहे हैं, कंपनी स्टॉक करेगी, राइट। तो ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो किसानों को कम, प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा होगा। और चिंता वाली बात यही है कि हमारी कंट्री के अंदर देखो इतने बड़े किसान तो है नहीं, यानी कि पैसे वाले किसान तो है नहीं, छोटी छोटी जमीन है हमारी कंट्री के अंदर किसानों के पास। 86% से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो फार्मलैंड का जो कल्टीवेशन होता है वो छोटे स्मॉल होल्डर फार्मर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनके पास छोटी जमीन होती है, 2 हेक्टेयर एरिया से कम की जमीन उनके पास होती है। तो हमारे पास छोटे किसान है, ज्यादा बड़े किसान हमारे पास नहीं है जो कि पूरी चीजों को मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए। दूसरी बात, किसान जो है वो प्रॉपर तरीके से डील भी नहीं कर सकते हैं, उनको डील करना नहीं आता है, बार्गेन करना नहीं आता है जो है कंपनी वालों के साथ। आप खुद इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में आप खुद जानते हैं कि अगर कोई मर्सिडीज से निकलकर किसान के से अगर कोई बात करेगा तो किसान उससे क्या प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे? वो तब वैसे ही गरीब लोग जो हम लोग को देखते हैं वो अपने आप को इतना छोटा मान लेते हैं ऑलरेडी कि वो घबराने लगते हैं कोई बड़ा आदमी उनके पास सूट वूट पहन के अगर आ जाता है तो, राइट। तो इस प्रकार के अगर एंटरप्रेन्योर्स किसान से अगर जब डील करेंगे तो क्या आपको लगता है कि किसान प्रॉपर तरीके से उनसे बार्गेन कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन इशू है जो किसानों को लग रहा है ऐसा। बिल्कुल सही बात है कि अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो तो किसान जो है वो तो यही बोलेगा कि साहब आप जैसा बोलो, आपको जो ठीक लगे हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए, किसान तो यही बोलेगा ना। समझ पा रहे हो बात? अंडरस्टैंड, लिंक करो चीजों को।
और और उनकी समस्या को समझने की कोशिश करो, तब आपको एग्जैक्टली इशू के बारे में, मुद्दों के बारे में पता लगेगा। उस जोन में जाओ, इमेजिन करो, राइट। भले ही थोड़ा समय लो, बैठो आराम से, वीडियो को बार बार पॉज करो, जो मैं बता रहा हूं एक एक लाइन उसको पॉज करके सोचो, तब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा और तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस प्रकार से इनकी प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली कल को आप आईएएस आईपीएस बनने वाले हो, तो आप भी ये सब प्रॉब्लम्स को आपको ही झेलना है, आप ही इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, राइट। जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको पता होना चाहिए, और ये तब पता लगेगा जब आप उनकी प्रॉब्लम में घुस जाओगे प्रॉपर तरीके से, राइट। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये चीज बताई गई है कि एक तो हमारे पास छोटे किसान है, और नए रूल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि छोटे किसानों को जो प्रोटेक्शन दी जाती थी, सेफगार्ड किया जाता था, वो पूरी चीज रिमूव हो गई, और इसी का खतरा उनको है। और चिंता इसी चीज की है कि उनको बार्गेन करना प्रॉपर तरीके से नहीं आता, राइट। वो प्रॉपर तरीके से नेगोशिएट ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नीड्स ही फुलफिल कर पाए, राइट। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ कुछ केसेस में। तो ये सब चिंताएं मंडरा रही हैं किसानों के पास। साथ ही साथ नए कानून के अंदर कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी नहीं है, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि प्रॉपर एग्रीमेंट जो है उसके बारे में मेंशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जुबान पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और उसके बाद अगर कुछ इशू हुआ तो किसान अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, राइट। इसके अलावा नए नियम के अंदर कोई भी मिनिमम प्राइस की गारंटी नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए। इसकी सबसे बड़ी चिंता किसानों के पास है, राइट, कि कोई मिनिमम प्राइस की गारंटी नहीं है। जैसे पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि एमएसपी हम लोग को देखने को मिलता था, बट उसकी कोई गारंटी यहां पर नहीं दी है, राइट। तो देखिए, पूरे मुद्दे में सरकार को किस प्रकार से डील करनी चाहिए उस पर अगर स्पेसिफिकली अपन फोकस करें, तो सबसे पहली गलती तो, या सबसे बड़ा फेलियर जो सरकार की तरफ से हमें देखने को मिला है, वो है कम्युनिकेशन का। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से किसानों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि ये कानून किस प्रकार से उनके लिए फायदेमंद है। और इसीलिए यही सब जो मिस इंफॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन की जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना, यही चीज जो है वो किसानों के बीच में डाउट्स क्रिएट कर रही है, और किसान एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कानून जो है वो उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और सरकार क्योंकि समझा नहीं पाई है प्रॉपर तरीके से, सरकार ने जो कानून प्रोवाइड किया उस कानून के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें बहुत कंफ्यूजन। जैसे कि अगर सिंपल सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा जिसमें मैंडेटरी रखा ही नहीं गया है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है तो कहीं ना कहीं किसान एक्सप्लॉइट हो सकेंगे। तो ये गलतियां हैं, राइट, जिसको सुधारनी चाहिए सरकार को जल्द से जल्द। और सबसे बड़ी बात तो किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तुरंत जो है वो किसान को बताना चाहिए कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि फार्मर्स अपनी लाइवलीहुड को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, सेव कर सकेंगे। हाँ यार, उनकी लाइवलीहुड में कोई खतरा नहीं होगा, बेसिक नीड जो है वो उनकी आराम से फुलफिल होगी। इसके अलावा मेनली जो सरकार को जिस पर विचार करना चाहिए वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पर करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की मेन इशू जो है वो है इनकम का, राइट। आप सभी जान रहे हैं कि किसानों के बीच में इनकम का बड़ा इशू है कि किसान जो है वो, उनको इनकम नहीं मिल पाएगी। तो सरकार को इंश्योर ये चीज करनी चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो किसान को मिलना ही है, राइट। क्योंकि वो अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द सरकार को सबसे पहले जो है वो इसी चीज को एड्रेस करना चाहिए, एमएसपी के इशू को, राइट। तब जाकर माहौल जो है वो हम लोग को शांत होता हुआ नजर आएगा, और इवन किसान भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ यार, उनका कोई लॉस होना नहीं है, राइट। जैसे कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सरकार अपनी एक गाइडलाइन जारी कर दे, राइट, जिसमें उसको मेंशन कर दे कि ये फलाना फलाना क्रॉप्स हैं, कोई भी प्राइवेट प्लेयर इतने अमाउंट से कम में किसानों के साथ डील नहीं करेंगे, और अगर करते हैं कोई प्राइवेट प्लेयर्स तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंपल सी अगर ये चीज रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान भी जो है उनको कोई इशू नहीं आने वाला है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ यार, वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, और उसमें भी उनको जो है वो सरकार की तरफ से ये बेसिकली इंश्योर किया जा चुका है कि इससे कप में जो है वो कोई भी प्राइवेट प्लेयर उनसे नहीं खरीदेगा। और किसानों को भी बोल दिया जाए कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आपसे खरीदता है, आपसे डिमांड करता है, तो और अगर आप उसकी शिकायत करते हैं तो किसान को रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से, ऑब्वियस ही बात है कि कितनी सारी चीजें तो हमारे यहाँ, अगर इसको हम जनरल तरीके से अगर बात करें और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप खुद भी जानते हो, समझदार हो, कि हमारी कंट्री के अंदर कानून तो बहुत सारे हैं, बट कानून को तोड़ा भी जाता है, राइट, वेरियस तरीके से। तो यहां पर ये भी चीज यहां पर जारी कर दिया है और बेटर करने के लिए। जैसे कि आप ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पे लिख लो, कंक्लूजन में आप लिख देना आंसर में, कि ये भी चीज कर दिया है कि अगर कोई भी किसान के साथ प्राइवेट प्लेयर इस प्रकार की डील करते हैं और किसान अगर उनसे इस प्रकार की डील को लिखित में लिखवा ले, या कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रूफ
जो है वो वहां पर बना लें, क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन वगैरह तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के पास है ही, राइट। तो अगर किसी प्रकार से रिकॉर्डिंग कर ले या कोई भी ऐसा प्रूफ जो है वो तैयार कर ले जिसमें कि ये चीज सामने आ जाए कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो किसान को मिनिमम जो भी अमाउंट जो सेट किया होगा सरकार ने, तो उससे कम में अगर डील करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तो प्राइवेट प्लेयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, दूसरी बात किसान को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा कि इस चीज को बताने के लिए। क्योंकि कई बार किसान सोचता है ना कि अरे यार कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े और कहाँ इन सब चीजों के चक्कर में पड़े, तो किसान को एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ यार मुझे तो रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड के लिए ही जो है वो मैं कम से कम कंप्लेन कर दूं सामने वाले की, और वो किसान अगर सामने वाले की कंप्लेन करेंगे किसान को रिवॉर्ड मिलेगा। और इस प्रकार के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खुद ब खुद फिर किसान से एक लिमिट जो मिनिमम जो अमाउंट है उससे कम की डील करेंगे नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको भी डर होगा कि यार कहीं किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली तो उनके लिए खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप चीजें जो है वो अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि सरकार को क्या चीज करनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। तो मेन तो इशू है वो एमएसपी का ही है पूरा, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी आपने बात करी कि एग्रीमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं मेंशन किया, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, बस वो आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी, सीएसीपी की रिपोर्ट के बारे में भी, और एफसीआई जो है वो नए ट्रेड एरिया में डील करेगी डायरेक्टली। तो इन सब चीजों के बारे में जो मेंशन था, तो वो उतना जो है वो फ्रूटफुल तरीके से सजेशन के तौर पर मुझे नहीं लगा कि इस प्रकार के आंसर में जो मैंने भी आपको जो चीज बताई है ना, वो चीज आप मेंशन करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी रेदर देन इस आर्टिकल में जो चीज मेंशन्ड है उससे, राइट। क्योंकि इस आर्टिकल में जो चीज मेंशन की गई है वो ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड या प्रीवियस रिपोर्ट के आधार पर की गई है, कोई इनोवेटिव चीज नहीं जो है वो इन्होंने मेंशन करी है। बट जब आप आंसर को लिखते हैं तो आपका आंसर जो नॉर्मल, यानी कि जो लोग, क्योंकि देखो पढ़ते सभी हैं आर्टिकल्स वगैरह में, बट सिलेक्शन कम लोगों का इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग इनोवेटिव तरीके की चीज ज्यादा अपने आंसर में जो है वो ऐड करते हैं, अपने एफर्ट्स को दिखाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। तो वही चीज आप मेरे लेक्चर्स यहाँ पर रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज भी आपको मिलती है, वो मसाला आपको मिलता है जिससे कि आपका आंसर अच्छा बन सके। तो जो मैंने भी आपको बताया था, चाहो तो फिर से दोबारा से लेक्चर को सुन लो पीछे आके और लिख लो कहीं पे, राइट, जिससे कि आप ये सब पॉइंट्स है वो एटलीस्ट मेंशन कर सको अपने आंसर में। क्योंकि मेन मुद्दा एमएसपी का ही है और उससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी चीज आपको बस माइंड में रखनी है अपने, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक किसान विद्रोह से रिलेटेड, और इसमें कुछ अगर अपडेट्स वगैरह आती हैं तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप ध्यान में रखिए। जैसा मैंने भी आपको बोला था कि आपको मेन फोकस एमएसपी पर ही रखना है, क्योंकि पूरा मुद्दा जो है किसानों का वो एमएसपी का ही है। तो देखिए एक आर्टिकल अगेन फिर से इसी पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 1.5 गुना का फॉर्मूला क्या है क्रॉप्स के लिए एमएसपी का, राइट। तो एमएसपी का 1.5 गुना का फॉर्मूला क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए बकायदा आर्टिकल में लिखा है कि मेजर डिमांड जो किसानों के प्रोटेस्ट करने की है वो यही नजर आ रही है कि सरकार उनको गारंटी दे लिखित में कि उनको जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, और उनको अश्योर करे कि उनको अपनी क्रॉप्स का फिक्स्ड प्राइस मिलना चाहिए 1.5 गुना ज्यादा उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। यानी कि जितना पैसा उस क्रॉप पर वो लगा रहे हैं, राइट, यानी कि जितना पैसा वो खेती पे लगा रहे हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा उनको रिटर्न मिल जाए। तो इस चीज की गारंटी जो है वो सरकार की तरफ से किसानों को मिलनी चाहिए। तो यही एक इशू है। दुनिया जहां की चीजें आपको मार्केट में उल्टी सीधी मिलेंगी, फालतू के मसाले वसाले, पर यहां पर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको स्पेसिफिक मुद्दा पता होना चाहिए, उसी पर आपका टारगेट होना चाहिए कि ये टॉपिक है। दुनिया जहां की चीजें तो बाहर तो आप जानते हैं कि न्यूज में क्या चलता है, टीआरपी करने के लिए, और काफी सारे आप देखते होंगे कि लोग फालतू की चीज ज्यादा बताते हैं। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक चीज स्पेसिफिक टारगेट पता होनी चाहिए कि हाँ यार ये मुद्दा है। वो बोलते हैं ना कि नस पकड़ लेना किसी टॉपिक की, तो वो यही है, ये टॉपिक की नस है जिसको आपको पकड़ना है। ये मैं चाह रहा था कि अलग से ये टॉपिक, जैसे आप जान रहे हैं कि आजकल मैं टॉपिक जो है वो अलग से भी प्रोवाइड कराता हूं, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको चैनल में अलग से भी टॉपिक्स मिलते हैं और उसी टॉपिक को मैं आपको पूरे कंपाइल करता हूं लेक्चर्स में डेली मॉर्निंग में। बट मैं इस वाले टॉपिक को अलग से नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग जो है वो फालतू की ज्यादा चीजें पढ़ के आते हैं, फालतू की ज्यादा चीजें जो है वो उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, और फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ज्यादा वो फोकस नहीं करेंगे तो नुकसान उनका होगा। इसलिए मैंने ये लेक्चर में ही इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिकली मेरा ये वाला जो लेक्चर है वो सिर्फ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं वही देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जाम के लेवल की हो, इसलिए मैंने अलग से नहीं डाला। अलग से डालूंगा तो क्या पता जो नॉन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो भी अगर आ जाए, दूसरे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आ जाए, या फिर अगर कोई नहीं भी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही इन जनरल जो न्यूज वगैरह देखते हैं, बाई चांस उनके उस पर चला जाए और वो मेरा ये लेक्चर देखे और उस पर जो मैं चीज समझा रहा हूँ स्पेसिफिकली एमएसपी की, तो वो मुझे बोलेंगे कि देखो इनको कुछ आता नहीं है, राइट। वो तो सिर्फ इनको एक चीज पता है, इस पर ये बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मैं दूसरे मुद्दों को डिस्कस करना ही नहीं चाहता।
कोई सेंस ही नहीं है। मेरा काम है कि आपका एग्जाम निकले और आपका एग्जाम निकलेगा उसी चीज से जो चीज जो है वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और यही है एमएसपी। इसलिए तो दूसरा आर्टिकल एमएसपी से रिलेटेड ही आया है। तो समझो वो वाली चीज को, राइट? क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक आप में से काफी सारे होते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार सर ये वाली चीज भी तो इंपॉर्टेंट थी, इसको क्यों नहीं डिस्कस किया, ये भी तो इंपॉर्टेंट थी। अरे न्यूज़पेपर में हजारों चीज मिलेंगी, बट एग्जाम जिससे निकलेगा उस पर आपको टारगेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना है तो स्पेसिफिकली टारगेट उसी को करो जिससे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो। किसानों की प्रॉब्लम रिजॉल्व किससे होगी? जब एमएसपी को अपन सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसीलिए दूसरा आर्टिकल भी देखिए इंडियन एक्सप्रेस का, दूसरा आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड जो है वो सामने आ रहा है। तो ये 1.5 गुना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या 1.5 गुना का सिस्टम क्या है ये एमएसपी का, उसको समझते हैं। तो एमएसपी के बारे में आपको आइडिया है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स्ड प्राइस मिनिमम, यानी कि इंश्योर किया जाता है सरकार के द्वारा कि एक मिनिमम प्राइस तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। उससे ऊपर डेफिनेटली मिल सकता है, बट मिनिमम उतना तो मिलेगा। तो एमएसपी जो है वो फिक्स कौन किया करते थे पहले, और अभी भी करते हैं हालांकि, बट उतना उनका रोल बचा नहीं है। तो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो ये बेसिकली सेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये सेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं 23 क्रॉप के लिए एमएसपी, राइट? और एमएसपी जब बनाई जाती है, यानी कि कॉस्ट जब डिसाइड किया जाता है, तब उस समय बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि किसान जो है वो कितनी लागत लगा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी फील्ड में क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, तो उसको एक बार कंसिडर किया जाता है एक चीज को, राइट? इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं, डिमांड और सप्लाई की क्या सिचुएशन है, मार्केट प्राइस ट्रेंड किस प्रकार का है, इंडिया में भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, वो सब चीजें देखी जाती है। दूसरे क्रॉप्स के साथ पैरिटी कितनी है, उस चीज को देखा जाता है, यानी कि दूसरे क्रॉप के इक्विवेलेंट ही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक क्रॉप की प्राइस एकदम हाई हो रही है दूसरे की नहीं हो रही, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि लेवल जो है वो एकदम ही हाई और लो ना हो, बिल्कुल ऊपर नीचे 19-20 का समझ में आता है, बट लेवल पे रहे, जैसे कि सभी लोग जो है वो क्रॉप्स वगैरह परचेज कर सकें, राइट? तो ये वाली चीज है। इसके अलावा आगे की बात करें, महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाता है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि मिट्टी और पानी का उपयोग किस प्रकार का है, तो ये सब चीजें देखी जाती है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रेड के जो टर्म्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, फिर जाकर एमएसपी निकाली जाती है। तो एमएसपी को निकालने के लिए बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं सीएपीसी और सीएसीपी, और उसके बाद फिर जो है ये एमएसपी तैयार करने के बाद रिकमेंड करते हैं एमएसपी। बट क्या हुआ था कि 2018-19 का जब यूनियन बजट आया था, तो इस बजट में इस चीज को मेंशन कर दिया था कि अब से जो किसान अपनी जितनी लागत लगाएंगे उनकी लागत का 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी होना चाहिए, 1.5 टाइम्स एमएसपी होना चाहिए, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं, मैंने जैसे अपने खेत के अंदर 10,000 रुपए लगाए, राइट? मैंने इन्वेस्टमेंट अपने 10,000 रुपए का किया, तो मुझे 25,000 रुपए रिटर्न मिलना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा। जस्ट डबल कितना होगा? 10,000 का 20,000, और उसका आधा, यानी कि 10,000 का आधा 5,000, तो टोटल 25,000, 1.5 गुना ही हो गया। तो जितना लागत लगा रहे हैं किसान, उनका 1.5 गुना उनको रिटर्न मिल जाना चाहिए, 1.5 टाइम्स रिटर्न आना चाहिए। तो ये चीज जो है वो 2018 और 19 के बजट में आ गई थी, राइट? और अब सीएसीबी का जॉब सिर्फ इतना ही है, उनको सिर्फ एस्टिमेशन करना होता है कि किसान कितनी लागत लगाते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी जो है वो बना दी जाए, तैयार कर दी जाए, राइट? और ये वाला जो प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल जो होता है 1.5 गुना का, 1.5 टाइम्स का, तो उसको किस प्रकार से भी तैयार किया जाता है उस चीज को भी आप समझो। तो इसमें A2 प्लस FL इस चीज को कंसिडर किया जाता है। यहां पर A2 का मतलब ये होता है कि जितना पैसा किसान जो है वो लगा रहे हैं डायरेक्टली सीड्स में, यानी कि बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, पेस्टिसाइड खरीदने में, लेबर्स वगैरह को हायर करने में, लैंड जो वो लीज में लेते हैं तो उसकी लीज के लिए जो पैसा लगा रहे हैं, उनका जो तेल खर्च हो रहा है सामान वगैरह को लाने ले जाने में, राइट? इरिगेशन के लिए जो पैसा उनका खर्चा हो रहा है, तो ये पूरी चीज जिसमें डायरेक्टली किसान अपनी जेब से पैसा देते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, उसको A2 बोलते हैं। और A2 प्लस FL, इसमें क्या होता है? A2 तो आपको समझ में आ गया कि A2 यानी कि डायरेक्ट जो पैसा किसान दे रहे हैं, राइट? सीड्स वगैरह को लेने के लिए और ये फलाना कमोडिटीज को लेने के लिए। उसके बाद FL के अंदर क्या होता है? FL के अंदर अनपेड फैमिली लेबर, तो किसान जो है उसके परिवार के लोग भी तो कर रहे हैं काम, तो उनके परिवार के लोगों को किसान सैलरी तो देते नहीं है, बट वो भी इंक्लूड की जाएगी क्योंकि मैन पावर है, राइट? तो उसको भी इंक्लूड करना है, राइट? उनके भी एफर्ट्स लिखे हुए हैं, तो ये वाली चीज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए A2 प्लस FL के अंदर जो फैमिली लेबर, FL यानी कि फैमिली लेबर और A2 यानी कि जो डायरेक्ट पैसा जितना जा रहा है,
अब यहां पर C2 कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। C2 का मतलब ये होता है मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि जैसे कि अब किसान के पास ये पैसा, जो किसान डायरेक्टली जो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि ये पैसा उन्होंने किसी से उधार लिया हो, बैंक से उधार लिया और ये खर्च कर रहे हो, तो उनको बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना है, या जिससे भी उधार लिया उसको तो देना ही है, राइट, इंटरेस्ट पे करना है। जिससे भी उधार लिया का मतलब इनफॉर्मल नहीं होगा, ये तो बैंक को ही मान के चलो आपकी बैंक से ही लिया है, क्योंकि इनफॉर्मल चीजों को यहां पर कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। जो उसने उसकी वो जो जमीन है उसका रेंटल वगैरह हो गया, या दूसरी कोई मशीनरी का रेंटल वगैरह, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है मान लिया अपन ने, तो ट्रैक्टर का रेंटल वगैरह, राइट, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है तो उसका रेंटल वगैरह, तो ये सब चीजें यहां पर कंसिडर नहीं की जाती है। बट बाकी A2 और FL, फैमिली लेबर और A2 कंसिडर किया जाता है। और फिर जाकर ये जितना भी कॉस्ट किसान लगा रहे हैं, जितना भी पैसा लगा रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद उसका 1.5 गुना कर दिया और फिर MSP जो है वो तैयार कर दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये चीज है और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात, ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक किसान के इशू का जो अपन ने देखा, और ये दूसरी चीज भी अपन ने डिस्कस कर ली। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। हालांकि 90% इस टॉपिक से रिलेटेड चीज आपको ये सिर्फ नाम देखकर ही पता लग जानी चाहिए। ये क्या नाम बता रहा है, इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, इसमें आपको बकायदा क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इंश्योरेंस सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है उसके सुपरविजन के लिए है, उसके रेगुलेशन के लिए है। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, यहां पर वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं इस एसोसिएशन की, और फिर वो फोकस करते हैं कि किस प्रकार से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो स्टैंडर्डाइज तरीके से रहे। यानी कि हर एक इंश्योरेंस कंपनीज में या इंश्योरेंस जो प्लेयर्स हम लोग को नजर आते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करें, राइट, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, और बेटर तरीके से फॉलो करें। इसका फोरम वगैरह भी हम लोग को नजर आता है, जहां पर इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस वगैरह जो है उनको डिस्कस किया जाता है, शेयर करते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने अपने चैलेंजेस वगैरह, और फिर वहां पर रिजॉल्व करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो राइट। तो ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है किसका, इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का। तो बेटर तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को सुपरवाइज करने के पर्पस के लिए ये एक एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिलता है। और हमारी जो IFSCA जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इनको मेंबरशिप मिली है इसकी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में है। इसकी बात करें स्पेसिफिकली, कुछ फैक्ट्स अपन जाने तो 1994 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी वॉलंटरी मेंबरशिप ले सकते हैं, यानी कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसकी मेंबरशिप लेना ही लेना है, वॉलंटरी अपनी इच्छा से जो है वो इसकी मेंबरशिप ली जा सकती है, राइट। इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स और रेगुलेटर्स इसमें हम लोग को नजर आते हैं 200 जुरिस्डिक्शन के, यानी कि 200 से ज्यादा कंट्रीज के आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे यहाँ पर इस एसोसिएशन में। इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, सुपरवाइजर्स हम लोग को देखने को मिलता है। 97% पूरे दुनिया भर के जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है वो इसमें शामिल है, राइट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग का ये काम करती है बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जिस तरीके से, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को जो सुपरवाइज किया जाता है, तो सुपरवाइज करने की, यानी कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने की, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो अथॉरिटीज जिस प्रकार से काम करती हैं, जो भी उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, तो बेसिकली वो सब चीजें यहाँ पर सेट की जाती है। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किया जाता है कि किस प्रकार से वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कर सकें, फॉलो कर सकें, राइट। तो इसका ये हम लोग को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, या एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। और इसका एक फोरम भी है, जैसा मैंने भी आपको बताया, जहां पर मेंबर्स अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। और इंश्योरेंस सुपरविजन की अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंश्योरेंस मार्केट्स के बारे में वेरियस प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, चैलेंजेस शेयर करते हैं और रिजॉल्व करने पर फोकस करते हैं, राइट। और ये कलेक्टिव एक्सपर्टीज का रिकॉग्नाइजेशन के तौर पर हमें नजर आता है। यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्टीज मौजूद होते हैं, और इवन इस पर्टिकुलर बॉडी को G20 के लीडर्स के द्वारा बुलाया जाता है, राइट, जिससे कि G20 कंट्रीज के अंदर बेटर तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो उसका सुपरविजन हो सके, राइट, मॉनिटरिंग हो सके उसकी, और बेटर तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काम कर सके। तो इसके लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन। सिर्फ इतनी सी चीज तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। इस टॉपिक में इससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाए। मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की यहां पर बात हो रही है, NMR की। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि ये टेस्ट किस पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो किसी भी सैंपल की प्योरिटी या क्वालिटी को चेक करने के लिए ये लिया जाता है। ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक है, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च के लिए उपयोग में ली जाती है।
कोई भी एक कंटेंट है और उसकी जो प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, कोई भी एक सैंपल आया तो उसकी प्योरिटी कितनी है, कैसी है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको देखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं कि ये न्यूज में क्यों था, तो उससे और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे कि किस प्रकार से ये क्वालिटी टेस्ट करता है। तो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर 13 हनी ब्रांड, जो शहद के जो ब्रांड होते हैं ना शहद, तो 13 शहद वाले ब्रांड जो है, हनी ब्रांड्स जो हैं, उनमें से 10 जो ब्रांड्स हैं वो फेल हो गए हैं प्योरिटी टेस्ट के लिए, राइट। यानी कि कहा जा रहा है कि उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। हालांकि हमारे जो डोमेस्टिक यूज के लिए, नेशनल यूज के लिए, जो हम लोग अपनी कंट्री के अंदर जो हनी को खरीदते हैं उसके उपयोग के लिए जो है वो इस क्वालिटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्योरिटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बट हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए इस टेस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट जिन भी प्रोडक्ट्स को किया जाता है और जो भी कंट्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती हैं, सबसे पहले वही चेक करती हैं कि यार वो जो भी प्रोडक्ट उनकी कंट्री में एंटर हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, राइट। क्योंकि वो उनको तो अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना है। बट ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि हमारी कंट्री के अंदर भी प्रोडक्ट्स को ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी टेस्ट से होकर गुजरना चाहिए, नहीं तो यहाँ तो लोगों को चूना लग रहा है 100% प्योर हनी बोल के, है कि नहीं। कितने सारे ब्रांड्स 100% प्योर हनी बोल के चूना लगा रहे हैं फिर तो, राइट। जिसमें अगर ये वाला टेस्ट अगर फेल हो रहा है और इसमें बाकायदा आप बता रहे हो कि इंडिया में इस टेस्ट की आवश्यकता नहीं है और एक्सपोर्ट के लिए टेस्ट की आवश्यकता है, और ये भी बता रहे हो रिजल्ट के तौर पर कि 13 ब्रांड में से 10 ब्रांड फेल हो गए, तो ये तो इंडियन कंज्यूमर्स को चूना लग रहा है कुल मिला के, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। सिंपल सी चीज याद रखो, NMR जो है, ये वाला जो टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर सैंपल की क्वालिटी की जांच करने के लिए होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। नॉट मोर देन दैट, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखें। इस बिहार प्लानिंग कर रहा है माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल की, जो प्रवासी पक्षी उत्सव जो है वो आने वाले समय में हम लोग को बिहार में देखने को मिलेगा। ये माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी बर्ड्स होती हैं, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया में आती हैं, और बिहार में ये बर्ड्स हम लोग को ज्यादातर नजर आती हैं, और ऑल ओवर द इंडिया काफी सारी लोकेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ओडिशा के अंदर चिलिका लेक में नजर आती है, राइट। राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी तमाम लोकेशंस हैं इंडिया में जहां पर इस प्रकार की माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो इंक्लूडिंग बिहार ऑल्सो। तो बिहार इन बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक प्रवासी पक्षी उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। ये चीज बिहार की तरफ से सामने नजर आ रही है, प्लानिंग चल रही है। ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव हम लोग को बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, और पहली बार इस प्रकार का फेस्टिवल जो है वो लाया जाएगा। लोगों के बीच में भी इन माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाएगी, राइट। इसको स्पेशली ईस्टर्न बिहार के बाघलपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, बताया जा रहा है। और ये जो एरिया है बिहार के अंदर, ये 60 किलोमीटर का एरिया है, जो कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी का है। अब यहां पर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है, तो बिहार आपको याद रखना है। ये सुल्तानगंज और कहलगांव जो हम लोग को देखने को मिलता है, हालांकि डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज बस याद रखना, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है। तो यहीं पर ही हम लोग को माइग्रेटरी बर्ड्स का हब नजर आता है, हब देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव बिहार में पहली बार हम लोग को नजर आ रहा है। तो बिहार याद रखिएगा, बिहार में इस प्रकार का उत्सव हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर जो जो आती हैं तो वो है बार हेडेड गूस, स्टेपी ईगल, यूरेशियन कर्ल्यू, व्हाइट वैगटेल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबे, कॉमन ग्रीन शैंक और यूरेशियन कूट। तो ये कुछ बर्ड्स के नाम है जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना बर्ड्स के नाम वगैरह याद मत रखो, बस सिंपल ये जरूर याद रख लेना विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है, और ये बिहार के अंदर इस प्रकार का पहला माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, प्रवासी पक्षी उत्सव हमें देखने को मिल रहा है। बस गाइस, अब न्यूज आई है बायोलॉजिकल वेपन को लेकर। तो देखिए, कोरोना वायरस के आने के बाद तो आप ऑलरेडी बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में जान ही चुके हैं, राइट। आपने कई बार सुना भी होगा, इवन अपन ने भी इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा भी करी है, कि कहा जाता है ना, ऐसे काफी सारे इवन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, प्रोफेशनल्स का मानना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, चाइना के द्वारा छोड़ा गया, चाइना की एक साजिश है। तो इसके बारे में कई बार जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग थ्योरी चलती है, राइट। तो यही है बायोलॉजिकल वेपन्स की यहाँ पर अपन बात करेंगे। और अभी रिसेंटली SK सैनी, जो कि हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वाइस चीफ है, आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स का जिक्र था। आप चाहें तो इनके स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, क्या इन्होंने कहा था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में जानना जरूरी है, हालांकि आपको आइडिया है ही बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में, बट इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो इसको जर्म वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है,
यानी कि कोई भी ऐसा एजेंट यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, टॉक्सिन हो गए, किसी प्रकार का जहरीला इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिज्म हो गया, राइट, इस प्रकार के वायरस वगैरह हो गए, तो जो कि ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि डिजीज कर सकती है, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है या फिर जर्म वेपन कहा जाता है। बायोलॉजिकल वेपन, उसके अलावा केमिकल वेपन्स, रेडियोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सभी को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, राइट। और इसके अलावा एक पर्टिकुलर ट्रीटी भी है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, एक हम लोग को ट्रीटी एग्रीमेंट देखने को मिलता है। ये पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी के तौर पर सामने आया था, जिसके तहत कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार से इस प्रकार, यानी कि ये जो हमने देखा कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इनकी ये पूरी कैटेगरी जो है, कोई भी कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की पूरी कैटेगरी में से किसी को भी ना प्रोड्यूस कर सकती है, ना उसको डेवलप कर सकती है, ना उसका स्टॉक रख सकती है। तो उसको ये बैन करती है ट्रीटी। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ट्रीटी इस प्रकार की बायोलॉजिकल वेपन्स, सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं, हर प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, स्टॉक फिलिंग को जो है वो बैन करती है। याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1972 को 1972 को सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी और 26 मार्च 1975 से ये लागू कर दी गई थी ये ट्रीटी, राइट। ट्रीटी हुआ और फिर ये लागू हो गई थी। ये क्या क्या बैन कर दी, तो मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना डेवलप किया जा सकता है, इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, ना ही आप रख सकते हो अपने पास, राइट, और ना ही जो है वो स्टॉक फिलिंग या स्टॉक वगैरह इसके मेंटेन कर सकते हो। इवन जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो वेपन्स वगैरह डेवलप करती हैं, रखती है, किस पर्पस के लिए, कि कल को उस कंट्री के ऊपर कोई भी इशू आता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, वॉर की संभावना होती है, तो वो उन वेपन्स का उपयोग कर सके। बट इस प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई भी कंट्री सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी स्टॉक उसका नहीं रखेगी, राइट। मतलब कोई भी कंट्री इस तरीके का बोल के नहीं रख सकती कि हमें कल को अगर सामने वाली हमारी कोई एनिमी कंट्री दिक्कत दे तो हम इस वेपन्स का उपयोग कर सकें। हम तो सिर्फ इसको चलाने के लिए, यानी कि हम डिफेंडिंग पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए रख रहे हैं, ना कि अटैक करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं कहेगी कोई कंट्री, यानी कि पूरी तरह से बैंड है। आप इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी नहीं रख सकते, ना ही आप पीसफुल पर्पस के लिए इसको रख सकते हो। इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा वेपन्स, इक्विपमेंट्स और इवन डिलीवरी व्हीकल, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो वेपन्स होते हैं वो एक अलग इनकी कोल्ड चेन भी होती है और कुछ अलग टेम्परेचर में इनको रखना पड़ता है, राइट, इनके सर्वाइवल पर्पस के लिए। तो उसके लिए अलग गाड़ियां वगैरह आती हैं डिलीवरी पर्पस के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप ऐसी गाड़ी भी नहीं बना सकते हो, आप इस प्रकार की गाड़ी अपने पास रख सकते हो जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उनको डिलीवर करने के पर्पस के लिए हो। तो ये पूरी तरीके से, यानी कि किसी भी कोई भी तरीके का मोड नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के पास जिसके चलते ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो बन सके या प्रमोट हो सके या फिर उसको असिस्ट किया जा सके। क्योंकि एक कंट्री है, मान लिया एक कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना रही है, बट वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की गाड़ियां बना रही है डिलीवरी करने के लिए, राइट। तो भी कहीं ना कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रमोट ही किया जा रहा है ना। तो इसलिए हर तरीके से जो भी चीज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से इवन एसोसिएटेड क्यों ना हो, उसको भी नहीं रखना है, ना उसका प्रोडक्शन करना है, ना आप उसको खरीद सकते हो किसी और दूसरी कंट्री से। तो ये पूरी चीज बैन करती है ये कन्वेंशन, ये ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, याद रखिएगा। सो गाइस, बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स हैं और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कवर कराए हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बिना मत जाइएगा। अगर आप नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए और गाइस शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है IFSC के बारे में आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के बारे में। 25 सितंबर के लेक्चर आप देखिएगा, इसमें मैंने कवर कराया हुआ है। फार्मर्स बिल्स ऑर्डिनेंस के बारे में जो अपन ने अभी फार्मर के जो पूरे मुद्दे के बारे में डिस्कस किया, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा और एक बार रीड कर लीजिएगा पूरी चीजें नोट्स वगैरह से। और चैंग E5 मिशन जो है ये आप कवर करिए, 26 नवंबर के लेक्चर में कवर कराया है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईरान न्यूक्लियर डील का ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का ये टॉपिक है। 21 नवंबर को ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये पूरे टॉपिक्स आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और मंथली पेड पैकेज के बारे में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, पूरे महीने के मिनिमम 100 रुपीज सिर्फ।
राइट। उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। डेली आप जो लेक्चर्स देखते हैं इनकी पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट्स, नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए, मंथली मैगजीन मिलती है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है पेड पैकेज को, और ये इसका क्यूआर कोड भी है फीस पेमेंट के लिए। अगर आप चाहें तो इस क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको उसका सैंपल देखना है किस प्रकार के मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं तो सैंपल का भी वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल का वीडियो आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का बैच जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है डेफिनेटली ज्वाइन करो, हाईली रिकमेंडेड, काफी इंपॉर्टेंट बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर बैच का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की तैयारी जो है वो उस बैच में आपको करवाई जाएगी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली रिकमेंडेड है उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में अपीयर हो रहे हैं। राइट। फेसबुक पर आप हैं तो आप मुझे ऐड कर लीजिएगा तुरंत, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, और ये मेरा नंबर है, नंबर सेव कर लीजिए, 9713282838 नंबर है। और इस पे कॉल मत कीजिएगा, एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे, आपको कोई भी क्वेरी है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड आप मुझसे कर सकते हैं। राइट। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, या आप फेसबुक पे मैसेज करके भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके या एसएमएस करके कर सकते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम का अपना एक ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। आपको अगर कोई भी डाउट पूछना है इन जनरल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप अपना डाउट वहां पर रेज कर सकते हैं, कोई दूसरे स्टूडेंट आपके डाउट को क्लैरिफाई कर देंगे। इवन वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, इवन मैं भी क्वेश्चंस डालता हूं मेंस वगैरह के लिए। तो चलो, अब आज का दिन जो था वो सैटरडे का था, कल के दिन आपके पास वीडियो का कंपाइलेशन आएगा। राइट। पूरे हफ्ते की जो न्यूज है उसका एक सिंगल वीडियो आएगा, और कल आपका रिवीजन डे है, आप पूरे हफ्ते की न्यूज को रिवाइज करेंगे। और अब अपन मिलेंगे मंडे को, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।